हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे फार्माकोलॉजी का चैप्टर इमेटिक्स। इमेटिक्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये वो टाइप की ड्रग हैं या वो कैटेगरी की ड्रग हैं जो कि वोमिटिंग को इवोक करने का काम करते हैं, वोमिटिंग को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ये दो टाइप से वोमिटिंग कराते हैं, एक तो डायरेक्टली एक्टिंग एंड सेकेंड रिफ्लेक्स एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग जो ब्रेन का सीटीजेड पार्ट है, और ये सिचुएटेड कहाँ होता है ब्रेन में, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। मेडुला ओब्लोंगेटा में ये यहाँ पे सिचुएट होता है। यहाँ पे सीटीजेड जो है मेडुला ओब्लोंगेटा में सिचुएटेड होने के बाद एक्टिवेट कराता है वोमिटिंग सेंटर को। वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होने के बाद वो मैसेज जाता है सीधा स्टमक में, और जो है आपका स्टमक है इस तरीके से, इसमें यहाँ पे होता है आपका कंटेंट प्रेजेंट। जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से ये सारा कंटेंट स्टमक का बाहर आ जाता है। तो इस टाइप से डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग काम कर रही थी, इसके अंदर ड्रग थी एपोमॉर्फिन। नेक्स्ट जो था रिफ्लेक्स एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग जो कि रिफ्लेक्स करके काम करेंगी, इरिटेट करके काम करेंगी, किसको, स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को। अब जब ये स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ से इरिटेट हो गई तो जो हमारा फूड है, जो इसका कंटेंट स्टमक का जो भी प्रेजेंट है, वो यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर जो ड्रग थी वो कौन सी थी, इपेकोहाना। इपेकोहाना एक प्लांट ऑप्टेन ड्रग है जो कि ऑप्टेन कहाँ से होती है, सिफेलिस इपेकोहाना से। तो इस तरीके से ये इमेटिक्स जो थे ये यहाँ पे काम कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है एंटी इमेटिक्स। अब एंटी इमेटिक्स जैसा कि नाम में ही देख रहे हैं, इमेटिक्स के जस्ट अपोजिट काम करते हैं ये। अपोजिट कैसे कि ये इमेटिक्स को यहाँ वोमिटिंग को यहाँ पे कम कराएंगे, या फिर नॉर्मल कंडीशन में बॉडी आ जाएगी। जब हमें वोमिटिंग आ रही होती है तो हम एंटी एमेटिक टाइप के ड्रग जो है वो लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रीज़न क्या है ऐसा जो कि वोमिटिंग कैसे आती है, कौन कौन से मैकेनिज्म से वोमिटिंग यहाँ पे आती है। एक तो हमने पहले ही जैसे देख लिया था कि एक तो आपका जो सीटीजेड पार्ट है ब्रेन का, जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर सिचुएटेड है, एक तो इसको एक्टिवेट करा के फिर ये वोमिटिंग सेंटर को यहाँ पे कर देता है एक्टिवेट। एक तो यहाँ से वोमिटिंग आती है। सेकेंड मैकेनिज्म हमने कौन सा पढ़ा था, जो स्टमक है आपका, ये इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इधर इसको भी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करके भी वोमिटिंग जो है वो आती है। यहाँ पे जो कंटेंट इसका प्रेजेंट है वो यहाँ से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट अभी एक और मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सीटीजेड पार्ट है। अब ये जो सीटीजेड है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के कौन से, कि डिफरेंट टाइप का एक तो हो गया जैसे कि डोपामाइन। डोपामाइन रिसेप्टर इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डोपामाइन के अलावा हिस्टामाइन रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामाइन और 5-HT3 रिसेप्टर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। 5-HT3 का दूसरा नाम होता है सीरोटोनिन। कौन सा, सीरोटोनिन। ये इसके अंदर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एक्टिवेट कराने का काम करते हैं, और फिर ये एसिटीजेड एक्टिवेट होके एक्टिवेट कर देता है किसको, वोमिटिंग सेंटर को, और फिर आ जाती है हमें क्या, वोमिटिंग। तो हमारा काम है ये वोमिटिंग जो आ रही है इसी को रोकना, जब हम एंटीमेटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, कई बार जनरली हमने एक प्रोसीजर देखा है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवल यहाँ पे कर रहे होते हैं हम, मान लो ये हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल जब कर रहे हैं हम, तो क्या होता है कई लोगों को हैबिट होती है कि उनको वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस होने लग जाती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है पूरे रास्ते। कई बार तो वोमिटिंग जो है वो रुकती नहीं है। तो वैसा क्यों होता है, वैसा इसलिए होता है कि जो हमारा ये ईयर है, ईयर के अंदर जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एंडोलिम्फ। वैसे तो और भी फ्लूइड होते हैं, लेकिन एंडोलिम्फ जो है ये भी एक फ्लूइड है, ये प्रेजेंट होता है। ट्रैवलिंग के दौरान इसकी मूवमेंट जो है वो होती रहती है। मूवमेंट जो है वो होती रहती है। अब ट्रैवल है, बस चल रही है, कार चल रही है, मूवमेंट जो है इसकी हो रही है, ठीक है। तो मूवमेंट क्या है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वहाँ से सीधा मैसेज जाता है किसको, ब्रेन को। वो वहाँ से सीधा मैसेज किसको जाता है, ब्रेन को। ब्रेन में मैसेज जाने के बाद वो वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है आपका कोलिनर्जिक सिस्टम। क्या एक्टिवेट कर देता है, कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो गया तो वहाँ से वोमिटिंग सेंटर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। वोमिटिंग सेंटर जब एक्टिवेट हो गया, वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होने के बाद में फिर ये जो स्टमक में मैसेज जाएगा, स्टमक में जो भी आपका कंटेंट प्रेजेंट है वो यहाँ से पूरा बाहर
तो इस तरीके से ये जो इमेटिक्स है इनका एक, और ये एंटीमेटिक्स जो है इनका ये मैकेनिज्म हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक जो था हमने देखा कि कैसे कैसे जो है वोमिटिंग जो है वो कैसे आ सकती है। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग जो इसके अंदर यहाँ लिखी हुई है, एंटीकोलिनर्जिक, हाईली इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस। जो मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और जो ट्रैवलिंग में हमें वहाँ पे वोमिटिंग आ रही होती है, वो वोमिटिंग को बोलते हैं मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम। यहाँ पे ये मूवमेंट होती है और फिर मैसेज जाता है ब्रेन को, फिर कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होकर वोमिटिंग सेंटर के पास, देन आफ्टर वोमिटिंग जो है वो आ जाती है। तो जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है ये क्यों हुई? क्योंकि जो ये ईयर है इसने मैसेज पहुंचाया आगे और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई एंडोलिम्फ की मूवमेंट होने से। इसीलिए जो एंटीकोलिनर्जिक टाइप की ड्रग है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसके अंदर कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करने के लिए हम यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक लेते हैं। और ये और याद रखना है कि जो एंटीकोलिनर्जिक टाइप की ड्रग है वो जर्नी के 1 घंटे पहले लेनी चाहिए। जर्नी के 1 घंटे पहले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना कि हम स्टार्ट हो गई जर्नी फिर हमने टैबलेट लिया है, उससे फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ये जो धीरे धीरे एंडोलिम्फ जो है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है तो वो आगे कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, तो ये एक्टिवेट करे उससे पहले ही यहाँ पे रोक लगा दो ताकि एक्टिवेट हो ना पाए। और इसके अंदर जो ड्रग इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन। एक तो हुई ये टाइप की। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग H2 एंटी हिस्टामिनिक्स। H2 एंटी हिस्टामिनिक्स जो कि मोशन सिकनेस में काम आएंगी, मॉर्निंग सिकनेस में काम आएंगी। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको सुबह सुबह जो है मॉर्निंग टाइम में वहाँ पे वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सुबह सुबह जब उल्टी आ रही हो तो हमेशा प्रेगनेंसी का ही रहेगा इशू, और भी कोई कई रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली सुबह वाले इशू में जब हो तो उसे मॉर्निंग सिकनेस बोलेंगे। और ये वाली जो ड्रग है जो एंटी हिस्टामिनिक्स जो है ये मोशन सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस जो है दोनों में काम आएगी। और ड्रग का नाम है डाइफेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन एंड प्रोमेथाजाइन। ये इसके अंदर ड्रग्स जो है वो काम में आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग, न्यूरोलेप्टिक्स। कौन सी? न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स जो ड्रग हैं ये जो है वो डोपामाइन रिसेप्टर जो है ब्रेन का, उसको भी यहाँ पे ब्लॉक करने का काम करती है। और ये डोपामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है CTZ पे। किस पे? CTZ की फुल फॉर्म कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग जो है इनको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। कौन सी? एंटी साइकोटिक ड्रग भी इन्हें बोलते हैं। और जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग है इसमें देखा होगा आपने एक ड्रग का नाम मैंने लिखा हुआ है क्लोरप्रोमाजाइन। क्लोरप्रोमाजाइन इसको शॉर्ट में CPZ इस तरीके से बोलते हैं। CPZ जो ड्रग है ये अगर हाई क्वांटिटी में ली जाए तो बोलेंगे उसको कि ये न्यूरोलेप्टिक की तरह काम कर रही है और एंटी साइकोटिक जो है इसमें काम आएगी। लेकिन जब ये लो कैटेगरी में लो डोज में काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे वो काम करेगी एंटी एमेटिक का। ओके, फिर प्रोक्लोरपेराजाइन जो है इसको भी इसी कैटेगरी में काम में लेंगे। लेब्रिंथिन सप्रेसेंट, ये भी एक ईयर का फ्लूइड है। लेब्रिंथिन जो होता है उसको यहाँ पे सप्रेस करके ये वोमिटिंग को यहाँ पे ट्रीट करती हैं। इसके अलावा जो CPZ है, CPZ का काम एक और होता है। एक तो आपके ये वोमिटिंग में हो गया, एंटी साइकोटिक में होगा। एक इसको जनरली यूज़ हिक्कप में भी लेते हैं। हिक्कप का मतलब हिचकियों की प्रॉब्लम जब आ रही हो, कहते हैं ना हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, याद बात कुछ नहीं, वो वहाँ पे हिकअप की प्रॉब्लम होती है। और इसको ट्रीट करने के लिए जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको क्लोरप्रोमाजाइन जो है ये टैबलेट ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट ड्रग इसके अंदर हमारी इन्वॉल्व होती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है, 5-HT3 जो है इसका दूसरा नाम होता है सीरोटोनिन। क्या होता है? सीरोटोनिन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये CPZ पे के ऊपर, और जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं डोपामाइन, हिस्टामाइन, वहीं पे सीरोटोनिन रिसेप्टर जो है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो रिसेप्टर है ये क्या है कि वोमिटिंग इंड्यूस कराने का काम करता है। कौन सा? 5-HT3 जो है वोमिटिंग को इंड्यूस कराने का काम करता है। और जो कैंसर जब पेशेंट्स को हो जाता है तो वो क्या कराते हैं? कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं। रेडियोथेरेपी के थ्रू भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, और जो कैंसर की टैबलेट्स हैं उनसे भी वोमिटिंग जो है वो इंड्यूस होती है। तो दोनों केस में, रेडियोथेरेपी वाली और कैंसर का जो ट्रीटमेंट में ले रहे हैं हम टैबलेट, उनसे दोनों से जो वोमिटिंग इंड्यूस होगी वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है वो उसको ट्रीट करेंगे। क्योंकि इन दोनों की वजह से सीरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है, सीरोटोनिन को ये एक्टिवेट कराते हैं। सीरोटोनिन को इसलिए यहाँ पे ब्लॉक करेंगे एंटागोनिस्ट। लिखा भी है हाईली इफेक्टिव इन
कैंसर थेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। ऑन्डनसिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन इसके अंदर काम आती है। इनका साइड इफेक्ट जो है वो हेडेक है। क्या है? हेडेक इनका साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक ड्रग जो है वो प्रोकाइनेटिकली ही एक्शन करती है, एंटीमेटिक। अब प्रोकाइनेटिक वर्ड का मतलब क्या हो गया? अभी तक हमने देखा कि वोमिटिंग जो है उसको हम लोग यहाँ से रोक रहे थे CTZ के थ्रू, वहाँ पे या रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। लेकिन प्रोकाइनेटिक ड्रग जो है वो अलग टाइप से एक्ट करती हैं। वो कैसे करती हैं कि एक हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये स्टमक है, ये इस तरीके से यहाँ इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बना हुआ होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से यहाँ पे बना हुआ है। इधर से हमने ली कोई भी हमारा फूड इधर प्रेजेंट होता है, यहाँ से वोमिटिंग सेंटर जो है वो एक्टिवेट हुआ थ्रू द CPZ, और यहाँ से इसने इसको यहाँ पे इरिटेट कर दिया और यहाँ से कंटेंट बाहर। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोकाइनेटिक ड्रग का क्या रोल आया कि जो यहाँ से स्टमक है इसको ये करेगा स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट। प्रोकाइनेटिक ड्रग स्टमक की वॉल को करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि जो ये यहाँ पे मैटर प्रेजेंट है सारा का सारा वो नीचे चला जाएगा। ऊपर आने के बजाय नीचे चला जाएगा, और नीचे भी कहाँ? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में जो है वहाँ पे नीचे चला जाएगा, जिससे कि जो वोमिटिंग है वो यहाँ पे नहीं आएंगी और वो यहाँ पे रुक जाएंगी। वोमिटिंग यहाँ पे ट्रीट हो जाएंगी। अब देखना एक बार कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में भी मैंने बनाया सारा मैटर जो है वो नीचे चला जाएगा। इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन की लास्ट की लेयर जो है वो एक नेटवर्क जो है, नेटवर्क से मतलब यहाँ पे पैक हुई रहती है। वो नेटवर्क रहते हैं न्यूरॉन्स के, नर्व्स के नेटवर्क होते हैं वो, और उनको बोलते हैं मीसेंट्रिक न्यूरॉन। कौन से? मीसेंट्रिक न्यूरॉन। इंटेस्टाइन को ब्लड भी मीसेंट्रिक आर्टरी पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? मीसेंट्रिक आर्टरी। तो ये जो मीसेंट्रिक न्यूरॉन्स के जो ये यहाँ पे बने हुए होते हैं, यहाँ से होता है एसिटाइल कोलिन का रिलीज। किसका होता है? एसिटाइल कोलिन का रिलीज। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसका एक न्यूरो है। इसका एक न्यूरो है। तो जो ये मीसेंट्रिक न्यूरॉन है ये करते हैं एसिटाइल कोलिन को रिलीज। यहाँ पे प्रोकाइनेटिकली जब एक्शन कर रहे हैं हम ड्रग का, स्टमक की वॉल को, एक बार मैं दोबारा बता दूं, स्टमक की वॉल जो है यहाँ पे इसको किया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ से सिकुड़ गई, तो स्टमक का जो मैटर है वो नीचे चला गया ऊपर इवेक्यूएट होने की वजह। यहाँ से जब ये नीचे चला गया तो इंटेस्टाइन में पहुंच गया। इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे मिसेंट्रिक न्यूरॉन्स से जो है वो कवर हुई थी। इंटेस्टाइन मिसेंट्रिक न्यूरॉन से यहाँ पे कवर थी। मिसेंट्रिक न्यूरॉन जो है वो रिलीज करते हैं किसका? एसिटाइल कोलिन का, जिससे कि यहाँ पे फिर वोमिटिंग जो है वो यहाँ पे रुक जाएंगी, आगे इवेक्यूएट नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है वो कैसे हुआ? वो इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे एक और टाइप के सीरोटोनिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, 5HT4। कौन से? 5HT4। 5HT4 जो रिसेप्टर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। इन्होंने रिलीज किया किसको? एसिटाइल कोलिन को, जिससे कि फिर वोमिटिंग जो है वो यहाँ पे इंड्यूस नहीं हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है ये इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करती हैं। अब देखते हैं इनमें कौन सी ड्रग इन्वॉल्व होती है। प्रोकाइनेटिक टाइप की जो ड्रग है इनके अंदर मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन ये हैं, और इधर सीसाप्राइड, मोसाप्राइड। ये दो टाइप की जो अलग अलग मैकेनिज्म के आधार पे मैंने डिवाइड की है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। मीटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, इनका काम है क्या? जो CTZ में डोपामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एक तो उसको ब्लॉक करके, और दूसरा इंक्रीज एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम मिसेंट्रिक न्यूरॉन। मिसेंट्रिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इंक्रीज करके। सीसाप्राइड और मोसाप्राइड ये प्योरली प्रोकाइनेटिक ड्रग है, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिलीज को मिसेंट्रिक न्यूरॉन से बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि वोमिटिंग जो है वो नहीं आएंगी। इसके अलावा जो सीसाप्राइड है ये ड्रग अब जो है वो बैन हो चुकी है। ये बैन क्यों हो चुकी है? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कई जगह देखने को मिला, कई कंट्रीज में ये बैन हो चुकी है। ये साइड इफेक्ट जो है इसका वो होता है कार्डियक अरिदमिया। यानी कार्डियक अरिदमिया क्या हुआ? ये जो नॉर्मल रिदम हमारी होती है, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, रिदम की प्रॉब्लम जो है उसको ये यहाँ पे नॉर्मल रेगुलेट नहीं होती है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरिदमिया। ये एक अलग से डिजीज है, इसको अलग डिस्कस करेंगे अपन। तो इसकी प्रॉब्लम जो है ये सीसाप्राइड की वजह से आती है। सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, एक और होती है ईटोप्राइड, ये इस तरह से कुछ ड्रग होती हैं, प्राइड प्राइड करके आपको याद रहेंगी। इसके अलावा सीसाप्राइड के बारे में और क्या है कि जो सीसाप्राइड है इसको एंजाइम इनिबिटर्स के साथ लेना चाहिए। एंजाइम इनिबिटर्स के साथ क्यों? क्योंकि जो एंजाइम इनिबिटर्स जैसे कि आपके ग्रीशियोफुल्विन एक ड्रग होती है, ये भी एंजाइम इनिबिटर ड्रग है। एक और आपके
इरिथ्रोमाइसिन जो है ये भी एक एंजाइम इनिबिटर ड्रग है। सिमेटिडीन है, ये भी एंजाइम इनिबिटर ड्रग है। ये कुछ एंजाइम इनिबिटर ड्रग होती है जो कि किसको इनिबिट करती हैं, एंजाइम को। कौन से एंजाइम को? जो आपके यहाँ पे लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं इसको इनिबिट करने का यहाँ पे काम करती है, लीवर के एंजाइम का। क्योंकि जब हम कोई भी जर्नल चाहे हमने वो फूड ही लिया है यहाँ पे, तो फूड जो है ये भी मेटाबोलाइज होता है, ड्रग जो है ये भी मेटाबोलाइज होगी। ये मेटाबोलाइज होने के बाद में फिर इसका एक्शन आगे फर्दर प्रोसेस होता है। तो जो एंजाइम है ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ड्रग को मेटाबोलाइज करेंगे और थोड़ी ड्रग जो है मेटाबोलाइज होने के बाद ब्लड में जो है पहुंचती है। ब्लड में क्या है, फिर खाना कम वो जो ड्रग है हमारी वो कम पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीसाप्राइड जो है हमने ली, फिर इसको एंजाइम इनहिबिटर के साथ ले लिया, ताकि ये जो फालतू के एंजाइम्स लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका कई बार गलत रोल होता है, वो वहाँ पे फिर नहीं काम आएंगे और इसको इनिबिट नहीं करेंगे इसके एक्शन को। तो ब्लड में जो है ये सीसाप्राइड जो है वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। अब ब्लड में तो ये इंक्रीज हो गई और एक्शन भी अच्छा आ गया और वोमिटिंग भी रुक गई। लेकिन फिर इसका एक और साइड इफेक्ट, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कौन सा? कार्डियक अरिदमिया। ये भी यहाँ पे इससे सीसाप्राइड से जो है वो होता है। तो इसलिए सीसाप्राइड जो है अब बैन हो गई है। तो इस टाइप से ये कुछ एंटी इमेटिक ड्रग थी जिनको हमने देखा। एंटीमेटिक ड्रग जो कि मैंने कई मैकेनिज्म बताए, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से, जैसा कि वो सीरोटोनिन को ब्लॉक करके, हिस्टामाइन को ब्लॉक करके, और और भी रिसेप्टर, डोपामाइन जो है इसको ब्लॉक करके, डोपामाइन में भी स्पेशली D2 रिसेप्टर या DA2 भी बोलते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मोशन सिकनेस के अंदर, एंटी हिस्टामिनिक मॉर्निंग सिकनेस के अंदर, और इधर न्यूरोलेप्टिक्स जो जिनको कौन सी ड्रग बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग इनको बोलते हैं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट कैंसर और रेडियोथेरेपी के अंदर। प्रोकाइनेटिक ड्रग जो कि जो स्टमक है इसको इसकी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में इंटेस्टाइन में वो मिसेंट्रिक न्यूरॉन के थ्रू 5-HT4 रिसेप्टर को एक्टिवेट करके एसिटाइलकोलिन की रिलीज को बढ़ाएंगे और वोमिटिंग को जो वहाँ पे कम करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एंटी इमेटिक्स चैप्टर को देखा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।